साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और एक अंतिम प्रयास जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे और आप लोगों की डिमांड थी कि सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप पढ़ा दीजिए। तो उसके रिगार्डिंग अब यहाँ पे जिस तरीके से डीबीटी जेआरएफ को मैं टारगेट कर रहा हूँ, जो कि आपका 13 मई को एग्जाम शेड्यूल है और आज 30 तारीख है। हालांकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अपने में ही बहुत ब्रॉड टॉपिक है, मतलब इसको कवर कर पाना 7-8 लेक्चर्स में इतना आसान नहीं होता है एज अ जेआरएफ स्टूडेंट्स या जेआरएफ के लेवल की जब आप टारगेट कर रहे होते हैं। बट फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसको कवर कर सकूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इतना तो तय है कि मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ऐसा शमा बांध दूंगा, जिस तरीके की जो भी कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे आपकी एक स्टोरी क्लियर हो जाएगी, एक कहानी क्लियर हो जाएगी, जिससे अगर आप स्वतः भी पढ़ना चाहें, अगर आप सेल्फ भी पढ़ना चाहेंगे कोई टॉपिक, तो वो चीजें आपको समझ में आने लगेगी। तो ये मेरा तरीका रहेगा कि मैं एक ऐसा समा बांधूंगा, एक तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो आप अगर माइक्रोबायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स अगर आपको खुद से भी अगर रिवाइज करना होगा या पढ़ना होगा तो वो चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे मैं डीएनए आरएनए के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं अभी बताऊंगा, क्योंकि वो मेरा एक्सपेक्टेड है। क्योंकि इसको एज आप क्रैश कोर्स समझ के पढ़ाई करिए, मतलब समझ सकते हैं ना कि मतलब इसमें मैं इतनी एक्सपेक्टेशंस आपके तरफ से करता हूँ कि आपको डीएनए आरएनए प्रोटीन के बेसिक स्ट्रक्चर्स पता होंगे। तो जो एक्सपेरिमेंटल किए गए हैं, किस तरीके से आपके डीएनए की डिस्कवरी हुई है, पहले उस बात पे हम फोकस रहेंगे। फिर उसके बाद हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये जो आपके बेसिक इंफॉर्मेशन है उन सारी चीजों को हम टारगेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले किसी चीज को पढ़ने से पहले उसका हिस्टोरिकल अकाउंट पढ़ना जरूरी होता है कि किस तरीके से उसकी डिस्कवरी हुई या क्यों हम डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल मान रहे हैं। तो इसके संदर्भ में आपको पता होगा, छोटे लेवल पे भी आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। तो यहाँ से आज भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन डीबीटी जेआरएफ या एसआरबी नेट या आईसीआर सीएसआईआर हर जगह ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं और जो चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा उसको आप नोट डाउन करते जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ ए डीएनए गोज टू द जॉन फ्रेडरिक मिशर। ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि डीएनए की जो डिस्कवरी है उसको फ्रेडरिक मिशर साहब ने किया था, जिन्होंने क्या किया था, हु वर द फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड एन एसिडिक सब्सटेंस फ्रॉम न्यूक्लाई ऑफ द पस सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से इसको आइसोलेट किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्होंने जो देखा था कि न्यूक्लिया ऑफ द पस सेल्स में क्या देखा कि कोई एक एसिडिक सब्सटेंस है, और इन्होंने जो नाम दिया था, इन्होंने न्यूक्लीन नाम दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक लाइन में आपका क्वेश्चन छिपा हुआ है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए की डिस्कवरी किसने की है, तो हम क्या कहेंगे, फ्रेडरिक मिशर साहब ने किया है। किस कैसे किया, तो उन्होंने पाया कि जो न्यूक्लाई ऑफ द पस सेल्स होती है उसमें उन्होंने देखा कि कोई एक एसिडिक सब्सटेंस है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने चूंकि न्यूक्लियाई में डिस्कवर किया था तो इसी वजह से इसको न्यूक्लिन नाम नाम दिया था। और चूंकि इन्होंने कहा कि इसके अंदर डीएनए और प्रोटीन दोनों है, तो यहाँ पे कहानी को समझिएगा। और बाकी बाद में चल के एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे जिक्र नहीं है, वो मैं आपको लिखा देता हूँ। ए से एसिडिक याद रखिएगा, ठीक है, और ए से अल्टमान। तो एसिडिक कैरेक्टर को देखते हुए जो यहाँ पे नाम दिया था वो अल्टमान, एक साइंटिस्ट और भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने, अगर आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए का एसिडिक नेचर किसने बताया, ठीक है, किसने इस बात को कंफर्म किया कि डीएनए जो होता है वो आपका एसिडिक कैरेक्टर का होता है, तो वो बात को अल्टमान साहब ने बताई थी। तो ये भी आपको याद रहेगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको समझिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस इन द क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियस दीज टू केमिकल कंपोनेंट न्यूक्लिक एसिड मेनली डीएनए एंड प्रोटीन बिकेम पॉसिबल कैंडिडेट टू बी द जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे कहानी आके ये रुकी है कि आखिर जेनेटिक मटेरियल है कौन सा, क्योंकि जो आपका क्रोमोसोम और न्यूक्लियस है वहां पे दो केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जो कि आपका न्यूक्लिक एसिड भी है, प्रोटीन भी है। तो यहाँ पे जो साइंटिस्टों में क्या था कि एक बहुत, मतलब कह सकते हैं ना, कंट्रोवर्सी थी, बहुत असमंजस की स्थिति थी कि आखिर हम किसको कहें कि वो जेनेटिक मटेरियल है। स्टिल द नेचर ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल रिमेन अननोन फॉर लॉन्ग टाइम। तो बहुत सालों तक ये बात नहीं रिवील हो पाई कि आखिर जेनेटिक मटेरियल कौन है, क्या है। ग्रेजुअली एक्सपेरिमेंट्स विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर yielded result that provided evidence in favor of the DNA as the genetic material। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया और फाइनली ये बात प्रूफ हुआ कि डीएनए जो है वो आपका जेनेटिक मटेरियल है। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इस बात को किस तरीके से और कौन कौन से 3 मेजर एक्सपेरिमेंट्स किए गए जहां से ये प्रूफ हुए हैं, और बहुत ही आसानी के साथ साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊंगा।
तो यहाँ से क्वेश्चन ड्राइव होता है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपने पढ़ा होगा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के आधार पे एक्सपेरिमेंट था, जो कि ये ईयर इंपॉर्टेंट है 1928 में। ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बीएससी एमएससी में पढ़ा होगा। वही एक्सपेरिमेंट को मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। तो ग्रिफिथ साहब ने एक्सपेरिमेंट किया। अब यहाँ पे पूछा जाता है ऑब्जर्वेशन इन द कोर्स ऑफ डेवलपिंग अ वैक्सीन, ये किसी वैक्सीन बना रहे थे उस समय, मतलब निमोनिया के खिलाफ। तो इन्होंने देखा कि जो निमोनिया होता है वो कॉज करता है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या डिप्लोकोकस निमोनियाई। तो ये कॉजेटिव एजेंट भी याद रखिएगा कि निमोनिया जो होती है ये आपकी जो बैक्टीरियल डिजीज है। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या डिप्लोकोकस निमोनियाई से होता है। इन मैमल मैमल्स के केस में ये आपका निमोनिया कॉज करता है। इन ह्यूमन एट इज नॉर्मली लीथल इन द माइस, अगर माइस में होता है तो माइस क्या होते हैं, मर जाते हैं। लीथल का मतलब होता है मरना, ठीक है। तो उनके लिए जानलेवा होता है। ही आइडेंटिफाइड टू डिफरेंट स्ट्रेन, इन्होंने पहचाना। विद फिगर से मैं समझाऊंगा, घबराना नहीं है कि सर क्या कहानी बता रहे हैं। तो इसको फिगर भी आगे लगा है, बस धैर्य के साथ आंख मतलब सब कुछ कोने में रखकर केवल स्क्रीन पर देखते रहिए कि सर क्या बता रहे हैं। तो ही आइडेंटिफाइड टू डिफरेंट स्ट्रेन वैरायटी ऑफ द बैक्टीरियम से आइसोलेट किया। एक आपका वायरुलेंट था, वायरुलेंट का मतलब जो डिजीज कॉज करता है, जिस पर क्या था, एक पॉलीसेकेराइड के कैप्सूल मौजूद थी अराउंड द सेल, एंड नॉन वायरुलेंट। इसके बाद डिजीज कॉजिंग जो था उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल थी अराउंड द सेल एंड नॉन वायरुलेंट। इसके बाद जो आपका वायरुलेंट स्ट्रेन था उसमें क्या था, बैक्टीरियम इज सराउंडेड बाय द पॉलीसेकेराइड कैप्सूल बिकॉज ऑफ विच अ बैक्टीरियल कॉलोनी व्हेन ग्रो ऑन अगार प्लेट अपीयर स्मूथ। तो यानी कि जो आपका वायरुलेंट था, अगर हम उसको अगार प्लेट पे ग्रो कराते हैं, इन विट्रो में अगर हम ग्रोथ कराते हैं, तो उसके पॉलीसेकेराइड में कैप्सूल्स वगैरह होती हैं। या बैक्टीरियल बायोलॉजी में ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बस इतना समझिए कि जो आपका वायरुलेंट था, जो आपका डिजीज कॉज कर रहा था, अगर हम उसको अगार प्लेट पे ग्रो कराते हैं तो वो बहुत ही स्मूथ ग्रो करता है, ठीक है। आर रिफर टू एज, इसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ स्ट्रेन बोलते हैं। जो आपका नॉन वायलेंट स्ट्रेन था जिसमें पॉलीसेकेराइड नहीं था कोट एंड प्रोड्यूस रफ लुकिंग कॉलोनी, आर रिफर टू एज ए रफ स्ट्रेन। द एस टाइप बैक्टीरिया किल माइस बाय कॉजिंग निमोनिया, यानी कि जो आपका स्मूथ टाइप था वो बैक्टीरिया में निमोनिया कॉज कर रहा था, और सॉरी माइस में निमोनिया कॉज कर रहा था और माइस मर जा रहा था। अब इतनी कहानी को समझने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि कभी कभी आप देखते हो, अगर आपने अपने दैनिक जीवन में अगर लोगों को भी आसान भाषा में अगर देखो, तो कभी-कभी क्या होता है कि जो आपसे प्यारी-प्यारी बातें करता है, जो आपसे मीठी-मीठी बातें करता है, या जो आपके लिए बहुत स्मूथ होता है, वो आपके लिए हानिकारक होता है। लेकिन जब कभी आप देखते हैं ना, अगर आपके फैमिली मेंबर थोड़ा टफ आपके साथ होते हैं, कहते हैं आप पढ़ाई करिए या गलत काम मत करिए, कभी-कभी क्या होता है वो थोड़े रफली आपसे बिहेव करते हैं। तो जो आपका, समझ रहे हैं ना, जो आपका स्मूथ होता है वो आपके लिए हानिकारक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जो ये स्मूथ स्ट्रेन था वो बैक्टीरिया को किल कर रहा था, ठीक है। इतना से अब नहीं भूलना चाहिए आपको। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ग्रिफिथ साहब ने क्या किया है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया एस और आर के साथ। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या किया है इसको यहाँ पे समझ लीजिए। ये आपका रफ स्ट्रेन है, ये आपका स्मूथ स्ट्रेन है। ग्रिफिथ साहब ने क्या किया कि रफ स्ट्रेन को लिया, जो कि डिजीज कॉज नहीं कर रहा था, उसको माइस में इंजेक्ट कर दिया। तो भाई जब ये डिजीज कॉज नहीं कर रहा था तो माइस सर्वाइव किया, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका पहला केस हो गया। दूसरे केस में क्या किया, जिन्होंने पाया कि जो आपका स्मूथ वाला था, जिसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की कोटिंग वगैरह थी और जो ग्रो करने पर बहुत ही स्मूथ ग्रो कर रहा था, पूछा जाएगा कैसे नाम आया स्मूथ स्ट्रेन का, तो क्या बताओगे, अगार प्लेट पे ग्रो कराया तो वो आपका स्मूथ तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा था, जिसको हमने क्या कहा, स्मूथ स्ट्रेन कहा। तो जो ये डिजीज कॉज करता था, जब इसको आपने माइस में इंजेक्ट कराया तो ये माइस का मरना तो तय था। ये दो कहानी हो गई। अब ये दो स्टोरी तक तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि जो हमारी हाइपोथेसिस थी, जो अपेक्षा थी साइंटिस्ट की, ग्रिफिथ साहब की, वही चीज उनको माइस में देखने को मिला एज इट इज। लेकिन जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि चलो भाई, अगर स्मूथ वाला है जो डिजीज कॉज कर रहा है, अगर हम इसको हीट किल्ड कर दें, मतलब इतना टेम्परेचर दे दें कि इस बैक्टीरिया को हम क्या कर दें, मतलब खत्म कर दें, किल कर दें, और माइस में इंजेक्ट करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो ये भी हमारे हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था कि अनएक्सपेक्टेड था कि अगर हम हीट किल्ड कर देंगे तो माउस जो होगा वो सर्वाइव करेगा। तो वही चीज ग्रिफिथ साहब को मिला। लेकिन जो चौथा केस था, ये तीन केस आपको समझ में आ गया। चौथा केस में क्या किया, इन्होंने हीट किल्ड स्मूथ था, यानी कि इसको इन्होंने खत्म कर दिया, और रफ वाला जो था वो तो बेचारा डिजीज ही नहीं कॉज कर रहा था। अब इस केस में जब इन्होंने माइस में इंटर किया तो इन्होंने पाया कि माइस मर गया। ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पे घटित हुई ग्रिफिथ साहब के साथ, और अब इन्होंने समझा कि भाई कुछ तो है जो ट्रांसफर हो रहा है। इसी वजह से इस एक्सपेरिमेंट का नाम जो ग्रिफिथ साहब ने रखा वो ट्रांसफॉर्मेशन रखा। ठीक है। अब यहाँ पर जब ग्रिफिथ साहब ने एक्सपेरिमेंट किया तो ग्रिफिथ साहब ये नहीं बता पा रहे थे कि आखिर ये क्या चीज है। यही एक्सप्लेनेशन इस लाइन में लिखी हुई है कि जब इन्होंने इंजेक्ट किया, जैसे यहाँ पे पढ़ लीजिए, इंजेक्ट किया लाइव स्मूथ बैक्टीरिया को, माइस डेवलप्ड निमोनिया, मर गया, कोई दिक्कत नहीं। जबकि रफ वाले को किया तो ये वाली कहानी आ गई। द रिजल्ट ऑफ दीज टू एक्सपेरिमेंट कंफर्म दैट पॉलीसेकेराइड कोट प्रेजेंट इन द एस टाइप बैक्टीरिया वाज अपीयरिंग नेसेसरी फॉर
फॉर वायलेंस, यानी कि वायलेंस के लिए आपका एस टाइप का होना बहुत आवश्यक है। ये इन 2 एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ। फिर तीसरा चौथा जब इन्होंने किया कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फर्दर ग्रिफिथ किल्ड सम वायलेंट एस बैक्टीरिया बाय बॉइलिंग देम। याद रखिएगा बॉयल किया था और इंजेक्ट कर दिया हीट किल्ड बैक्टीरिया को माइस में। एज पर द एक्सपेक्टेशंस माइस जो था वो सरवाइव कर गया। ठीक है, यहां तक भी कोई कहानी नहीं आई जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्रेस किया। हाउएवर क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली माइस डाइड ड्यू टू निमोनिया व्हेन इट वाज इंजेक्टेड विद अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड बैक्टीरिया और लाइव के साथ जब इन्होंने किया एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड और टिश्यू फ्लूइड। जब ये माइस मर गया तो इसका ब्लड निकाला इन्होंने, ठीक है, और टिश्यू फ्लूइड निकाला और उसको चेक किया और उन्होंने पाया कि डेड माइस रिवील्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ ए लाइव स्मूथ टाइप बैक्टीरिया, यानी कि इसके पास क्या है, स्मूथ टाइप बैक्टीरिया था। बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन ग्रिफिथ साहब ने कहा कि रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया मस्ट हैव टेकन अप व्हाट ही कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रॉम द हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, यानी कि जो हीट किल्ड इस बैक्टीरिया था इससे कुछ ऐसी चीज जो है वो रफ स्ट्रेन में ट्रांसफर हुई और रफ स्ट्रेन से वो बैक्टीरिया में गई। ये कहानी ग्रिफिथ साहब ने बताया जो कि ट्रांसफर इनटू द स्मूथ कोटेड बैक्टीरिया एंड बिकम वायरुलेंट कर दिया। ही कॉल्ड द फिनोमिना एज ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच मींस ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर that alter the genetic makeup of the recipient cell but the nature of transforming substance still need to be determined। यानी कि यहां तक जो कहानी हुई ग्रिफिथ साहब ये कह पाए कि भैया कुछ तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता है कि आखिर कौन सा ऐसा कंटेंट है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहानी समझ में आ गई? ठीक है। अब दूसरी स्टोरी आती है जो कि इस एक्सपेरिमेंट को जो आगे बढ़ाने का काम किया उसमें आपका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन करने के लिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए आपके 3 साइंटिस्ट थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसमें सॉरी एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, ये जो आपके थे 3 साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि 3 साइंटिस्ट जो हैं आपके ये एवेरी है, मैकलॉड है और मैकाल्टी है। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूफ किया कि आइडेंटिफाई किया ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट को कंफर्म किया। इट वाज कंफर्म इन 1944। ये ईयर इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछेगा कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करने का काम किसने किया, तो वो काम एवेरी, मैकलॉड एंड मैकाल्टी ने किया। और इन्होंने क्या कहा कि दैट द ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट इज डीएनए। इस बात को जब इन्होंने बोला कि जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट हो रहा है, तो यहां तक कहानी बहुत ध्यान से समझिएगा। ग्रिफिथ साहब ये नहीं बता पाए कि ट्रांसफर हो क्या रहा है। ग्रिफिथ साहब के पास इस बात का आंसर नहीं था, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एवेरी, मैकलॉड, मैकाल्टी ने ये तीन साइंटिस्ट साहब ने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने प्रूफ किया कि जो डीएनए है वो आपका, ये जो ट्रांसफर होने वाला कंटेंट है वो आपका डीएनए है। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये मैं आपको यहां से दिखा देता हूं जो कि आपका इनकी जहां से फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हाइपोथेसिस क्या था। जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल इज आइदर प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड, इस बात पे कहानी रुकी हुई थी। तो प्रोटीन के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो भी कंटेंट था उसको लिया, शुगर और लिपिड को रिमूव कर दिया, उसके बाद हीट किल्ड स्मूथ सेल्स को इसमें डाला। अब इन्होंने क्या किया कि रिमूव लिपिड एंड शुगर फ्रॉम ए सोल्यूशन ऑफ हीट किल्ड स्मूथ सेल्स, प्रोटीन, डीएनए एंड आपका आरएनए वहां पे बचा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया कि सबको डाइजेस्ट करने का काम किया, मतलब ट्रीट सॉल्यूशन विद एंजाइम टू डिस्ट्रॉय प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज डाला जाएगा, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज डाला और डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए डीएनएज डाला। अब इन्होंने क्या किया कि इसको आर सेल में ऐड कर दिया। तो इन्होंने पाया कि इस कंडीशन में जब उन्होंने प्रोटीएज को डाला तो स्मूथ सेल्स अपीयर हुई, यानी कि आपको डिजीज वाली कंडीशन देखने को मिली, वायरुलेंट वाली कंडीशन। जब आरएनए से ट्रीट कर दिया तब भी उनको देखने को मिला, लेकिन जब उन्होंने डीएनए डाला और उसके डीएनए को नष्ट कर दिया तब वहां पे स्मूथ अपीयरेंस नहीं हुआ। समझ रहे हैं? यानी कि जो फोर्थ वाला ग्रिफिथ साहब का एक्सपेरिमेंट था वो यही तो एक्सपेरिमेंट था कि हीट किल्ड एस सेल्स को ऐड करा था उन्होंने रफ सेल्स के साथ। तो अगर इन्होंने इस केस में डीएनए को नष्ट कर दिया, ठीक है, अगर आपने डीएनए डाला तो डीएनए क्या होता है, डीएनए आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा ना, ये एंजाइम होता है डीएनए, आगे एस लग गया यानी कि ये डीएनए को तोड़ेगा। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, डीएनए जो होता है ये कोई भेदभाव नहीं करता है, सिंगल स्टैंडर्ड को भी तोड़ता है और डबल स्टैंडर्ड को भी तोड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते जाइएगा। अब जब यहाँ पे डीएनए को खत्म करने के बाद पाया कि कल्चर कंटेनिंग लिविंग बाय टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ वायरुलेंट एस सेल, तो यहाँ से ये कहानी सिद्ध हुई कि ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर डीएनए, देयरफॉर इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल्स। तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कहा कि भैया डीएनए अगर हमने हटा दिया तो वायरुलेंट कंडीशन नहीं आ रही है, इसका मतलब जो होल सोल रेस्पॉन्सिबल कंटेंट है वो आपका डीएनए है।
कहानी समझ में आ गई? वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। डिजाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, डीएनए आरएनए प्रोटीन, दे प्रिपेयर्ड एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, उसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद इन्होंने उससे ट्रीट किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए रफ स्ट्रेन, यही सब कहानी यहाँ पे बताई गई है, इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ, स्टेबलाइज बियॉन्ड डाउट दैट द इट इज डीएनए व्हिच एक्ट एज ए लाइकली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो यानी कि यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से बताया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो आपका डीएनए है। लेकिन एक चीज और जानिएगा, कहानी अभी तक शांत नहीं हुई। इस एक्सपेरिमेंट के बाद भी साइंटिस्ट जो थे वो पूरी तरीके से सहमत नहीं हुए। ठीक है, तो इसके बाद जो तीसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया इस कहानी को सिद्ध करने के लिए, वो जो एक्सपेरिमेंट था वो हर्सी चेस का एक्सपेरिमेंट था। तो ये भी याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाएगा कि किस एक्सपेरिमेंट से एकदम से क्लियर हुआ कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, वो आपका हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट से हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, लेटर ऑन अनदर एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय हर्सी एंड मार्था चेस ने 1952 में किया, टी2 बैक्टीरियोफाज। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बैक्टीरियोफाज पे एक्सपेरिमेंट किया, जो कि वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं। और इन्होंने पाया एविडेंस इन द फेवर ऑफ डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, द वायरस टी टू बैक्टीरियोफेज दैट इन्फेक्ट ई कोलाई को इन्फेक्ट कर रहा था। बैक्टीरियोफाज की यही कहानी होती है। कंटेन डीएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड। वायरसेस के पास ऑब्वियस सी बात है कि आपका डीएनए होगा, उसके सराउंडिंग में प्रोटीन कोड होगा। इन्होंने क्या किया, व्हेन इट इन्फेक्टेड अ बैक्टीरिया सर, अटैच इनटू द आउटर सरफेस पे अटैच होते हैं, फिर अपने डीएनए को इंजेक्ट करते हैं। इन द सीरीज ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट विद टी2 बैक्टीरियोफाज एंड ई कोलाई, द पर्पस वाज स्टेबलाइज एज टू कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कौन है, डीएनए है कि प्रोटीन है? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको ग्रो कराया। टी2 बैक्टीरियोफाज वर इनिशियली ग्रोन इन द विद द कॉलोनी ऑफ ई कोलाई इन द मीडियम कंटेनिंग रेडियो आइसोटोप फास्फोरस। और फास्फोरस 32 हमेशा लिया जाता है। और फास्फोरस 32 की याद रखिएगा, जो हाफ लाइफ होती है ये आपकी 14.5 दिन होती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव सल्फर लिया, जो कि प्रोटीन्स वगैरह में होता है। लेने का कारण ये भी यही था कि डीएनए में आपका फास्फोरस होता है, तो अगर डीएनए रिस्पॉन्सिबल होगा तो हमको पता चल जाएगा। और सल्फर जो होता है वो मोस्टली आपको प्रोटीन में देखने को मिलेगा, जो कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स वगैरह होते हैं। तो इससे इन्होंने सिद्ध करना चाहा। बाकी यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैक्टीरियोफाज था, सल्फर लेबल्ड प्रोटीन की कैप्सूल को इन्होंने लेबल किया, और एक तरफ इन्होंने फास्फोरस से लेबल्ड किया डीएनए को, जो ग्रीन कलर का देगा। बाकी इन्होंने इन्फेक्शन कराया, और इन्फेक्शन करने पर पाया कि चूंकि जो आपका सल्फर वाला कंटेंट था वो डीएनए से जाके मिल नहीं रहा था, समझ रहे हैं? तो यानी कि ये बाहर ही रह जा रहा था। जब आपने लास्ट में इन्होंने मतलब इन्फेक्शन हुआ, जो कि आपके सरफेस पे अटैच हुआ, फिर ब्लेंडिंग हुआ, मतलब उसको मिक्स किया, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया, और उन्होंने पाया कि जो आपके फास्फोरस थे वो सेल्स में पाए इन्होंने। तो अगर फास्फोरस आपको सेल्स में देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब कि जो आपका ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है वो आपका डीएनए है, क्योंकि हमने डीएनए को टैग किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद सल्फर जो है वो सेल्स में देखने को नहीं मिली। बाकी थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि किया क्या इन्होंने। सल्फर 35 था, फास्फोरस 32 था, लेबर्ड था, इनोकुलेट इनटू टू सेपरेट कल्चर और लेबर्ड इकोलाई था। आफ्टर इन्फेक्शन द बैक्टीरिया कॉलोनी वर एजाइटेटेड, का मतलब मिक्स किया गया। इन द ब्लेंडर फॉर रिमूविंग एनी रिमेनिंग फेजेस, जो और भी थे उनको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ द ब्लेंडर वाज देन सेंट्रीफ्यूज किया गया टू सेपरेट द बैक्टीरिया, जो कि आपका पैलेट में आ गया जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया। फ्रॉम द फेज डेब्रिस जो था वो आपका सुपरनेटेड में था। पैलेट ऑफ बैक्टीरिया कल्चर विच शोड रेडियो एक्टिविटी वर इन्फेक्टेड विद फेज हैविंग रेडियो एक्टिव डीएनए। ठीक है, तो जो आपको बैक्टीरिया मिला, जो पैलेट में मिला, उसमें आपके डीएनए में रेडियो एक्टिविटी थी। और जब इन्होंने सुपरनेटेंट को ऑब्जर्व किया, मतलब सपोज दैट ये आपकी ट्यूब है, इसको इन्होंने स्पिन किया, तो यहाँ पे पैलेट मिला। इस पैलेट में क्या है, आपका बैक्टीरिया है। ठीक है, इसको ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे डीएनए वाला जो था वो आपको फास्फोर डीएनए का जो फास्फोरस था वो रेडियो एक्टिविटी दिखा रहा था। और ऊपर का जो कंटेंट होता है वो सुपरनेटेंट होता है। जब इन्होंने सुपरनेटेंट को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि जो हमने सल्फर को मतलब रेडियो एक्टिविटी थी वो हमको यहाँ सुपरनेटेंट में देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए है वही ट्रांसफर हो रहा है अंदर तक। समझ रहे हैं कहानी? thus indicate that protein did not enter the bacteria from the phage. It was therefore concluded that the material which enter into the bacterial cell जो है वो आपका डीएनए है, जो कि जेनेटिक मटेरियल है। तो ये आपका हर्सी चेस का एक्सपेरिमेंट है। थ्रू द above experiment provided strong evidence in favor of DNA is the genetic material. It was not clear DNA molecule is the repository for genetic information. Subsequent study made by Chargaff, विल्किंस, फ्रैंकलिन, वॉटसन, क्रिक, इन लोगों ने बाकी इस फिनोमिना को, डिस्कवरी ऑफ डीएनए के स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया। और बाद में ये चीजें क्लियरली हुई कि हाउ डीएनए वाज इनकोडेड लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये बात की स्टोरी थी, ये सारे साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे। बस हर्सी चेस के एक्सपेरिमेंट से ये बात एकदम से प्रूफ हो गई कि भैया डीएनए जो है वही आपका जेनेटिक मटेरियल है। बाकी यहाँ पे आप एक चीज और भी देख सकते हैं। ठीक है,
जो कि मैं आपको बता देता हूँ, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। फॉर द फॉरगोइंग डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन वर्सेस डीएनए द जेनेटिक मटेरियल वर अनइक्विवोकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब कोई निसंदेह इसका मतलब होता है, रिजॉल्व हो गया फ्रॉम द हर्षा चेज एक्सपेरिमेंट से। इट मैन रियलाइज दैट द डीएनए जो है वो आपका जेनेटिक मटेरियल है। हाउएवर इट इज सब्सिक्वेंटली बिकम क्लियर दैट इन सम वायरसेस, बल्कि ऐसा भी पाया गया है कि कुछ वायरसेस में आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। किसमें होता है याद रखिएगा, टीएमवी टोबैको मोजैक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफाज में आरएनए भी जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। अब यहाँ पे एक चीज और हुआ कि डीएनए और आरएनए में कौन ज्यादा बढ़िया जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज व्हाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, आपको बहुत ज्यादा केस में जेनेटिक मटेरियल में डीएनए ही देखने को मिलता है, इसका कारण क्या है। वेयर एज आरएनए जो होता है वो परफॉर्म करता है डायनेमिक फंक्शन, जैसे आपने पढ़ा होगा मैसेंजर का काम करता है या एडाप्टर का काम करता है। फाउंड डिफरेंस बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टू, तो इसमें पाया गया कि दोनों के केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ खूब मतलब कमियां हैं, जिसकी वजह से एक जो है वो आपका बहुत बढ़िया जेनेटिक मटेरियल है कह सकते हैं, जो आपका प्रीडोमिनेंट जो आपका होता है वो आपका डीएनए होता है, लेकिन आरएनए को कम मानते हैं। बाकी इसकी कहानी को हम समझेंगे, जो कि आप यहाँ पे भी दिखा देता हूं मैं आपको। तो इसके पीछे क्या होता है कि कभी भी आप कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए, तो क्या होता है कि कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल फुलफिल करने के लिए कुछ उसकी क्राइटेरिया होती है। तो पहला क्राइटेरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछे कि कोई एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, इसको जेनेटिक मटेरियल होना है तो इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसके पास रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एबल कर सके रिजनरेट इस रेप्लिका, रेप्लिकेशन कर सके। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। और आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, जो कि डीबीटी 2022 का क्वेश्चन है, कि जो आपका आरएनए होता है वो आपका डिग्रेड जल्दी होता है, क्योंकि ये केमिकली स्टेबल नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा थर्ड क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस या म्यूटेशन, यानी कि जो आपका मतलब इवोल्यूशन होने की संभावना रहे, तो जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें म्यूटेशन होने की संभावना रहे, लेकिन वहां पे स्लो चेंजेस हो, ऐसा नहीं कि रैंडमली बहुत तेज म्यूटेशन हो जाए। तो आरएनए में कमियां क्या होती है कि आरएनए जो होता है वो बहुत फास्ट म्यूटेंट होता है, पढ़ा होगा ना ये चीजें। तो ये कहानी हो गई। और इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ए मेंडेलियन कैरेक्टर, यानी कि जो आपका मेंडल साहब ने जो जेनेटिक्स वाला प्रिंसिपल दिया है उसके अकॉर्डिंग भी वो सारी चीजें फिट होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक पार्ट और समझ लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को हम आगे पढ़ेंगे, एक यहाँ तक खत्म कर लेते हैं। तो इफ वन एग्जामिन इच रिक्वायर्ड बाय वन ऑफ द बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि दोनों चीजें फिट बैठती हैं, बोथ द न्यूक्लिक एसिड हैव टू एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन, यानी कि रेप्लिकेशन का फिनोमिना तो दोनों ही कर लेंगे। जो आपका पहला क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को, यानी कि जो पहला क्राइटेरिया है कि रेप्लिकेशन होना चाहिए, वो डीएनए भी कर लेगा और आरएनए भी कर लेगा। ठीक है। लेकिन बाकी चीजों में क्या है कि अदर मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल टू फुलफिल दिस क्राइटेरिया। ठीक है, तो प्रोटीन तो यहाँ से हट जाता है, डीएनए और आरएनए ही आपके बचेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपको चीजें देखना है कि जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल होना चाहिए, इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल एज और विद चेंज इन द फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इटसेल्फ दैट हीट किल्ड बैक्टीरिया एटलीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि ये कितना स्टेबल है ये आपका ग्रिफिथ साहब के एक्सपेरिमेंट से भी प्रूफ होता है कि उन्होंने हीट किल्ड किया, लेकिन जो आपका जेनेटिक मटेरियल था उसने अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोया। समझ रहे हैं, एक एक लाइन का मतलब समझिएगा। दिस नाउ कैन इजिली बी एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ द डीएनए दैट द टू स्टैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, बहुत सही बात है। इफ सेपरेटेड बाय, अगर हम हीट से उनको सेपरेट कर देते हैं, हीटिंग कम टुगेदर विच अप्रोप्रिएट कंडीशन पर, यानी कि अगर आप डीएनए में खासियत होती है, अगर आपके जो दो स्टैंड होते हैं, अगर मैं इनको हीट से अलग कर दूं, लेकिन जब इनको कूल टेम्परेचर दिया जाएगा तो ये वापस से जुड़ जाते हैं। फर्दर 2' OH ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन द आरएनए इज ए रिएक्टिव ग्रुप होता है। ठीक है, जो आपका आप क्या पढ़ते हो, जो डीएनए होता है उसका क्या नाम है भैया, डाई 2' पर ओएच ग्रुप नहीं होता है, लेकिन जो आपका आरएनए में 2' पर ओएच ग्रुप होता है उसकी वजह से आरएनए जो होता है बहुत रिएक्टिव होता है, लाइबल होता है और इजीली डिग्रेडेबल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीबीटी 2022 का यहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। आरएनए इज आल्सो नोन टू बी कैटालिटिक रोल प्ले करता है, जो कि आपने पढ़ा होगा। राइबोजाइम का बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जब आपका एक्सेप्शन केस है, मोस्टली आपके प्रोटीन जो होते हैं वो आपके एंजाइम का काम
काम करते हैं, लेकिन राइबोजाइम जो होता है उसमें आरएनए जो होता है वो एंजाइम का काम करता है। तो जब ये कैटालिटिक एक्टिविटी करेगा तो ये आपका मतलब एक जेनेटिक मटेरियल होने की प्रॉपर्टी खो देता है। इसी वजह से ये आपका रिएक्टिव होता है। देयरफॉर डीएनए केमिकली जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है कंपेयर टू द आरएनए। देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड डीएनए जो है वो आपका बेटर जेनेटिक मटेरियल है। इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थाइमीन एक कारण, ये कहानी आपने समझ लिया। दूसरा कहानी एक और भी होता है कि जो डीएनए में थाइमीन होता है, जो कि आरएनए में यूरेसिल होता है, वो भी इसकी स्टेबिलिटी के रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। डिटेल डिस्कशन मतलब कुल मिला के वो आपकी रिपेयरिंग सिस्टम वगैरह में रोल प्ले करते हैं, तो उसको हम आगे समझ लेंगे। ठीक है। तो थाइमीन वगैरह जो होता है ये भी इसकी अनस्टेबिलिटी का एक कारण है। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेंट होने की संभावना होती है। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेंट फास्ट होता है। आरएनए जो होता है वो बहुत फास्ट म्यूटेशन इसमें देखने को मिलती है। कॉन्सिक्वेंटली वायरस हैव आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन, म्यूटेंट एंड इवॉल्व फास्टर। जो आप देख रहे हैं ना, कोरोना ही देख रहे थे आप कि एक बार वेरिएशन आया, दूसरा बार कोई और स्ट्रेन आया, क्यों आ रहा है? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है वहां पे आरएनए है, और आरएनए बहुत कम टाइम में म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व होता है। इसी वजह से कोरोना के केस में हमको 2 साल लग गए इफेक्टिव उसके लिए ड्रग बनाने में। और इवन आज भी बहुत सारे स्ट्रेन आप सुनते रहते हैं, हर 4 महीने पे कोरोना की ये स्ट्रेन आ रही है, कोरोना की वो स्ट्रेन आ रही है। तो उसका कारण क्या है? आरएनए है। RNA can directly code for synthesis of a protein, hence can easily express the character. DNA however is independent on RNA for synthesis of protein. The protein synthesis machinery has evolved around RNA. The above discussion indicate that both RNA and DNA can function as a genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage of a genetic material, और ट्रांसमिशन के लिए हम RNA को यूज करते हैं। समझ में आ रही है बात? प्रोटीन का जब एक्सप्रेशन कराना होता है तो वहां पे RNA सही है, लेकिन जो हमारा स्टोरिंग मटेरियल होगा, जो इसको हम स्टोर करेंगे, मतलब समझ है, जिसमें सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, वो आपका डीएनए होगा, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए को पढ़ के हम प्रोटीन बना लेंगे। बाकी यहीं पर एक कहानी और समझ लीजिए, आरएनए वर्ड क्या होता है, इसमें को भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इमीडिएट क्वेश्चन हुआ कि व्हाट इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, कौन सा था? तो इट शैल बी डिस्कस इन डिटेल इन द चैप्टर केमिकल इवोल्यूशन, बट ब्रीफली वी हाईलाइट आरएनए जो है वो आपका फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। ये भी याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डीएनए को लगा देते हैं, लेकिन आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल होता है। क्यों होता है? देयर इज ए नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, इन सब में आरएनए इवॉल्व होता है। आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है। being but RNA being a catalyst was reactive and hence unstable. Therefore, DNA has evolved from RNA with chemical modification that make it more stable. DNA being double stranded and having complementary strand further changes by evolving process of RNA. तो कुल मिला के ये आपने पढ़ा होगा। बाकी यहाँ पे जो important biochemical function in living system that catalyzed by the RNA catalyst, not by the protein enzyme. तो कुल मिला के अगर आपसे पहले पूछा जाएगा कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, वो आपका आरएनए होता है। बाकी इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप डीएनए का रेप्लिकेशन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए आपको एक प्राइमर चाहिए होता है। वो प्राइमर जो होता है वो आपका आरएनए का प्राइमर होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो कुल मिला के जो आपका प्राइमर होता है वो आपका आरएनए होता है। इसीलिए है कि आपका आरएनए फर्स्ट इवॉल्व हुआ है, उसके बाद आपका डीएनए आया है, क्योंकि आरएनए में कुछ कमियां थी जो डीएनए उस बात को अच्छे से फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी चीजों को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और बहुत ही आसानी के साथ मैं आपका ये सारी चीजों को कवर करेंगे। तो आज के पर्टिकुलर चैप्टर में हमने डीएनए को समझ लिया है। क्या क्या चीजें आपको मोस्टली समेट कर जानी है डीएनए के बारे में, ये ग्रिफिथ साहब को याद रखिएगा, न्यूक्लिन पस्सल याद रखिएगा, अल्टमान एसिडिक कैरेक्टर याद रखिएगा। ठीक है। ग्रिफिथ साहब का एक्सपेरिमेंट याद रखिएगा। पूरी जो कहानी मैंने आपको बताया है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट्स था यहाँ पे। इसके अलावा इसको टेक्निकली किसने प्रूफ किया? एवेरी मैकलॉड मैकार्टी ने इसको प्रूफ किया। इसके बाद इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो याद रखिएगा। और अनइक्विवोकल प्रूफ जो है वो आपका हर्सी और चैस के एक्सपेरिमेंट्स है, जिन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप कंटेंट का यूज किया और फाइनली बताया कि जो डीएनए है वो आपका जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। बैक्टीरियोफाज पे इन्होंने काम किया। इसके बाद जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उस बात को याद रखिएगा। उसमें रेप्लिकेशन की संभावना होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, उसमें म्यूटेशन की संभावना होनी चाहिए, और मेंडेलियन कैरेक्टर में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। बाकी डीएनए में क्या कमियां है वो हमने समझ लिया कि 2 प्राइम ओएच ग्रुप जो होता है आरएनए का, वो उसको दिक्कत पैदा करता है। थाइमीन जो है वो उसके स्ट्रक्चर के लिए दिक्कत पैदा करता है, मतलब थाइमीन जो होता है वो स्टेबिलिटी प्रदान करता है, लेकिन यूरेसिल जो होता है वो आरएनए के लिए अनस्टेबल होता है। आरएनए जो होता है वो म्यूटेंट बहुत फास्ट होता है। उसका बढ़िया एग्जांपल हमारे पास वायरसेस का है।
और उससे भी बढ़िया हमने तो 2020 में कोविड वाला दौर देखा है, तो वो भी हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आपका कौन-सा है, वो आपका आरएनए है। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, हौसला रखिएगा, पूरी कहानी को बहुत अच्छे से कन्फर्म करेंगे, रेप्लिकेशन पे पहुँचेंगे, ठीक है? तो एक-एक चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आशा है कि ये चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। जहाँ पे नहीं समझ में आया होगा, उसको तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देर मत करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी